कि नेपाल में जो भी कुछ हुआ है उसके पीछे का क्या कारण है, वो किन वजहों से हुआ है, किन किन लोगों कि उसमें मिली भगत की संभावनाएं हैं, क्या विदेशी ताकतें भी शामिल हैं और उसका भारत पे क्या प्रभाव है। ये एक पैटर्न सा दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। भारत और उसके आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब में इसी तरीके से एक पैटर्न के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। बहरहाल वापस लौटते हैं दोस्तों, नेपाल की इस त्रासदी है, मैं इसे त्रासदी ही कहूंगा, क्योंकि नेपाल में जिस तरीके की हिंसा की खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिख रही हैं, उसे देखने के बाद कोई भी इसे त्रासदी ही कहेगा। ये अब मात्र आंदोलन बन के नहीं रह गया है दोस्तों। हमने देखा है या इतिहास ने हमें ये सिखाया है कि आंदोलन जब भी होता है तो वो किसी बनी बनाई व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए किया जाता है, उससे कोई नई व्यवस्था नहीं बनती। और ये इतिहास इस बात का गवाह है, अगर एक दो केसेस को अपवाद के तौर पे छोड़ दे तो। नेपाल में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है दोस्तों। मिली जानकारी के हिसाब से अभी तक नेपाल में करीब करीब 25 लोगों के आसपास की मृत्यु हो चुकी है और 300 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं। इससे इतर नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे केपी ओली शर्मा, वो रिजाइन देके यानी कि इस्तीफा देके देश छोड़ के दुबई भाग चुके। दोस्तों हम केपी ओली शर्मा के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे उनकी जो सोच थी वो वामपंथी थी, वो कम्युनिज्म को प्रमोट और सपोर्ट करते थे और उसी के तहत उन्होंने भारत के साथ नेपाल के रिश्ते को खराब करने का कई बार प्रयास किया है। खैर उसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे, लेकिन बात करते करते मैं बस इतना बताना चाहता हूं आपको कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केपी ओली शर्मा की सरकार गिरने से भारत को शायद फायदा होगा, भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि केपी ओली शर्मा की जो सोच थी या उनका जो मत था वो भारत से या भारत के विरोध में रहता था। उन्होंने हमेशा भारत के विरोधी प्रोपेगेंडा को और उसके नैरेटिव को ही प्रमोट किया है या सपोर्ट किया है कि नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है उसमें 25 के आसपास लोगों के मौत की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं 300 लोगों के घायल होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। दोस्तों ये जो आंदोलन है वो अब इतना उग्र हो चुका है कि जो आंदोलनकारी हैं वो हाथ में बंदूक लिए घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अलग अलग सरकारी जगहों पे बम धमाके हो रहे हैं। नेपाल की जो सेना है, नेपाल की जो प्रशासन है, वो इस आंदोलन को कंट्रोल करने में अब पूरी तरीके से अक्षम प्रतीत हो रही है या दिखाई दे रही है। इससे इतर नेपाल में जो कैबिनेट थी यानी कि जो सरकार थी वो भंग हो चुकी है, क्योंकि उस सरकार के मुखिया ओपी केली शर्मा ऑलरेडी देश छोड़ चुके हैं। उनके कई सारे मंत्रियों के घर पे भी आंदोलनकारियों के भीड़ ने हमला बोला है। दोस्तों उसमें पूर्व प्रधानमंत्री की जो पत्नी है उनकी भी मृत्यु की खबरें आ रही हैं। इससे इतर कुछ पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनके घर पे धावा बोला गया है। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं उनके घर पे धावा बोला गया है आंदोलनकारियों के द्वारा और उनके पत्नी को भी गंभीर चोटें आई हैं। दोस्तों जवाबी कार्रवाई में विद्यार्थी या जो भी आंदोलनकारी हैं उनमें से ज्यादातर विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र 18 से 28 वर्ष बताई जा रही है और उनमें से बहुतों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। दोस्तों जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको काफी क्षति पहुंचा है और उसके बाद से यह आंदोलन और ज्यादा उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों कहां तो यह आंदोलन शुरू हुआ था सोशल मीडिया बैन्स के ऊपर, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन्स की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इसे एक सोची समझी साजिश के तहत कराया गया है। सोशल मीडिया बैन तो मात्र एक इंसाइटिंग पॉइंट था, जिसके बाद से वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, उन्होंने इस आंदोलन की बागडोर उठा ली और फिर धीरे धीरे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोगों का कारवां इस आंदोलन में जुड़ता जा रहा है। दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया है कि किस तरीके से कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की घटनाओं को दुनिया के अलग अलग देशों में अंजाम देते हैं या उसे करवाते हैं उसी देश के नागरिकों को यूज करके। अब वो यूज कई तरीके से होता है, कुछ को पैसे का प्रलोभन दिया जाता है तो कुछ को किसी और चीज का, और इस तरीके से उस जगह पे उस देश में अस्थिरता लाई जाती है। हमने ये इस पे भी बात की है कि कैसे इन सारी घटित हो रही घटनाओं से भारत को सीखना होगा,
भारत के लिए ये एक संकेत भी है और भारत के लिए इसमें संदेश भी है और उन दोनों को भारत को समझते हुए अपने आप को परिपक्व बनाना होगा, क्योंकि हमारे देश में भी ऐसी ताकतें हैं जो बाहरी शक्ति से मिलके देश में अस्थिरता फैलाने के प्रयोजन पे हमेशा से काम करती रही हैं। नेपाल की जो स्थिति है उसको देखते हुए अब तो यही कहा जा सकता है कि वहाँ पे ये जो कुछ भी चल रहा है वो एक तय साजिश के तहत हो रहा है। ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन्स के वजह से इतना उग्र आंदोलन और इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता। दोस्तों, इस आंदोलन पे अलग अलग देशों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी हैं, जहां पे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस उसकी प्रतिक्रिया ये आई है, जैसा कि हमेशा होता है जब भी इस तरीके के आंदोलन होते हैं, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की जो प्रतिक्रिया होती है वो इस तरह के आंदोलनों का समर्थन करते हैं और उसमें सिर्फ किंतु परंतु में ये लगा देते हैं कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और वहां की जनता का की जो आवाज है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की जो आजादी है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए वगैरह वगैरह। और ये हमने पहले भी देखा है और ये आगे भी देखेंगे। सो कुल मिला जुला के दोस्तों, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि यूनाइटेड नेशन जो है वो अपना वही घिसा पिटा राग अलाप रहा है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नेपाल के जो लोग मर रहे हैं या जो लोग घायल हो रहे हैं, दरअसल वो लोग नेपाली हैं। ये सही बात है कि अगर उन्हें सरकार से किसी भी चीज से सोच नहीं मिलती थी या सरकार के किसी काम से वो खुश नहीं थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये काम सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो उसको बताने का एक दूसरा तरीका होता है। इस तरीके की उग्र आंदोलन नहीं होती या उग्र आंदोलन से कोई रास्ता नहीं निकलता दोस्त, क्योंकि वो आंदोलन जिसके खिलाफ कर रहे हैं या जिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं नेपाल में, वो लोग नेपाल के ही नागरिक। यूनाइटेड नेशंस को इस बात से नहीं पड़ी कि 300 लोग घायल हो गए हैं, यूनाइटेड नेशंस को इस बात की नहीं पड़ी कि 25 से ज्यादा परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अपने भाई, बाप, पिता, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी माँ, बहन, पत्नी, इन सबको खोया होगा। और यूनाइटेड नेशंस का ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है दोस्त। इससे इतर दुनिया के और अलग अलग जो देश हैं उनमें से कुछ जो हैं वो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और कुछ उग्र होती हुई आंदोलन के विरोध में बात कर रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन्स की वजह से इस तरीके से या इस स्तर पे उग्र आंदोलन नहीं हो सकता और ना ही इसे कोई कर सकता है। दोस्तों, अब तो ये समय तय करेगा कि आखिर इस आंदोलन से क्या कुछ बदलता है और नेपाल में क्या कुछ घटित होता है। वो सकारात्मक होता है, नेपाल के फायदे के लिए होता है, या फिर ये भी एक आंदोलन की तरह ही कुछ समय में दब के रह जाता है, जिसका परिणाम कुछ नहीं होता और परिणाम स्वरूप इस आंदोलन से भी कुछ नहीं निकलता। ये सिर्फ सत्ता और बनी बनाई तंत्र को उखाड़ फेंकने में ही सक्षम हो पाता है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब कभी भी इस तरीके के आंदोलन होते हैं और बनी बनाई तंत्र को उखाड़ फेंका जाता है, उसके बाद जो नया तंत्र बनता है वो पुराने तंत्र या पुराने सिस्टम से भी ज्यादा गया गुजरा होता है या उससे भी घटिया होता है। इसके सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। दोस्तों, अब ये तो समय बताएगा कि आखिर इस आंदोलन से क्या कुछ निकलता है, लेकिन जैसा कि मैं आप सबको बता रहा हूँ, इसमें मिली जुली प्रतिक्रिया है, यानी कि कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में जो राजशाही परिवार है वो इस आंदोलन के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। नेपाल राज परिवार के जो कर्ता धर्ता हैं उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया है। तो ये कुछ और भी इशारा दे रहा है दोस्तों। इससे ये भी समझ आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि नेपाल में एक बार फिर से राजतंत्र वापस आ जाए। बहरहाल जो भी होगा वो हमें पता चलेगा, वो समय के गर्भ में है और उसमें समय लगेगा। लेकिन जाते जाते बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से मैं इस देश के सरकार को और साथ ही साथ देश में जो भी बैठे हुए लोग हैं उन सबको भी बताना चाहता हूँ कि नेपाल की जो त्रासदी है वो हमें संकेत और संदेश दोनों दे रही है। इससे हमें सबक लेना होगा। हमारी जो सीमा नेपाल के साथ लगभग 1500 किलोमीटर से ज्यादा की लगती है, उसके बारे में और ज्यादा सजगता और सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके के माहौल हैं उससे नेपाल में घटित हो रही इस त्रासदी का फायदा उठा के बहुत सारे ऐसे दुश्मन देश हैं या हमारे देश के दुश्मन हैं जो हमारे देश पे घुस सकते हैं और हमारे देशवासियों को क्षति पहुंचा सकते हैं। लेकिन मुझे अपनी देश की सेना और सुरक्षा एजेंसियों पे पूरा भरोसा है
कि वो सभी लोग इन सारी घटनाओं का अवलोकन कर रहे होंगे। बहरहाल दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि ये शायद दुनिया में पहली बार है जब जेनजीज ने कोई आंदोलन किया है, यानी कि इस आंदोलन में मुख्यतर वो लोग शामिल हैं जो जेनजी हैं, यानी कि जनरेशन जी, जिनका एज ग्रुप 18 से 28 है। तो देखते हैं कि आखिर जेनजीज के द्वारा किया हुआ ये आंदोलन किस तरीके के बदलाव समेटे हुए आता है, या किस तरीके के बदलाव लेके आता है, किस तरीके के बदलावों को समेटता है और क्या नया बदलाव लेके आता है। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही।